नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग यूएस से। और आज इस पे चर्चा आज की चर्चा जो होगी वो महत्वपूर्ण है अपने आप से। बहुत लोग सोचेंगे कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन मोहनदास गांधी जी बड़े ही बड़े इंसान हैं। उनकी ख्याति जो है जग प्रसिद्ध है, और उनके विचार और उनके विचार और उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर के नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन लोगों ने अपना सिविल डिसोबीडियंस किया था। तो उनकी महानता को हम कभी नकारेंगे नहीं, जो लोगों ने किया है। तो लेकिन कुछ एक चीजें आती हैं सामने बैठ के, और इसकी जो सबसे बड़ी बात थी, जो जो हमें जो मुझे इस बात की समझ में आई कि कैसे उनके बारे में लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है। और ब्रेन वॉश जो हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब कोविड के समय में जब सब कुछ जूम पे और इस तरह के मीडिया पे होता था, तो मुझे कनेक्टिकट के बच्चों के स्कूल के बच्चों की गांधी के ऊपर डिबेट हुई थी। डिबेट मत समझिए उसको, एक वक्तव्य लोगों ने बच्चों ने दिया। 8 साल से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों ने, करीबन 20-21 बच्चों ने गांधी जी के बारे में चर्चाएं की। तो सारे के सारे बच्चे जो थे, यूजुअल नॉन सिविल राइट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, गांधी महात्मा, एंड उनकी सारी बड़ी तारीफ हुई। लेकिन अंत में मैंने देखा कि 20-21 से के बच्चों के साथ साथ में 17 से करीबन बच्चों ने एक बात की चर्चा की, दैट गांधी वाज किल्ड बाय ए हिंदू नेशनलिस्ट। तो ये बात मुझे खटकी इस बात से, और मैंने उसकी चर्चा बच्चों को पूछा भी कि आपने गांधी के बारे में कहा है कि उसको हिंदू नेशनलिस्ट ने मारा है, उसकी हत्या की। तो हिंदू नेशनलिस्ट बात तो सही है, लेकिन आपने आज तक कभी अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रॉबर्ट कैनेडी की हत्या करने वालों की का धर्म, जाति या रंग पूछा है क्या कभी? तो सारे बच्चे अचंभित हो गए थे कि बात तो सही है, हमने तो वो कभी पूछा ही नहीं। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर्स ने भी थोड़े चौंके से हो गए कि भाई ये तो बात सही है, हमने तो उन लोगों के बारे उन लोगों के धर्म के बारे में, रंग के बारे में क्या था वो तो कभी नहीं पूछा। तो नाथूराम गोडसे हिंदू नेशनलिस्ट के बारे में खास करके चर्चा क्यों होती? तो आप बात समझ रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन इस तरह से हमारे दिमाग को चकराया गया था। आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुष्मित कुमार यूएस में रहते हैं, लेकिन अभी भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और वो पहले आईएएस में थे, और आईएएस में थोड़ा समय निकालने के बाद वो यहाँ आ गए टेक्नोलॉजी एरिया में। मेरे परिचित हैं, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी 2 किताबें जो उन्होंने हमसे शेयर किया था, एक है इंडिया इज अ कंट्री नॉट अ कंपनी, हाउ एंग्लो यूएस इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट misled and mismanaged Indian economy. This is the book. ध्यान दीजिएगा इस किताब पे, ओके। और दूसरी किताब जिसके पे चर्चा करेंगे वो है गांधी एन ऑब्स्टेकल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, he brought radical mullahs into mainstream politics, which finally led to partition of India. Subhash Chandra Bose, not Gandhi, and Congress Party gave independence to India. This is the book that we are mostly going to talk about today, and there have been Hindi translation भी इस किताब का हुआ है, जिसके बारे में वहाँ है। तो सुस्मित जी, वैसे गांधी जी के बारे में इतनी चर्चा होती है कि लोग थक भी गए हैं, लेकिन जब हम राहुल गांधी की पप्पूगिरी, राहुल गांधीगिरी देखते हैं, तो इस बात को 2-4 चीजें बहुत समझ में आती हैं, जो आपकी किताब में भी लिखा है कि किस तरह से गांधी वॉज हार्डली ए डेमोक्रेटिक गाय। वो बिल्कुल तानाशाही जैसा अपना व्यवहार रखते थे। सारा कुछ किया है। आपके विचार, ये डिस्कवरी कैसे हुई, और आपने कौन से डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का देखा जिससे आपको अपनी ही जागरूकता बढ़ी? चर्चा करें। देखिए, मेरी किताब जो है उसमें 787 साइटेशंस है,
सभी बहुत सारे ब्रिटिश डिक्लासिफाइड पेपर्स है, या ब्रिटिश राज की डॉक्यूमेंट्स है डिक्लासिफाइड। 16 वॉल्यूम में 1970s और 80s ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लासिफाई किया है, और ईच वॉल्यूम जो है 1300 से 1600 पेजेज है। उसमें जो वाइसरॉय इंडिया के थे, लंदन में जो टेलीग्राम भेजते थे या लेटर, या इंडिया में ही गवर्नर जो वाइसरॉय या लंदन भेजते थे, वो सारा लेटर है जो पहले क्लासिफाइड था। राइट। वो आप भी, वो कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ पावर, शॉर्ट में लंबा थोड़ा नाम है। ICS एक है और एक और दूसरे है जिन्होंने उसको लिखा है। वो आप भी अमेजोन पर या दूसरे वेबसाइट पर भी खरीद सकते हैं। इंडिया में भी अवेलेबल है amazon.in पर। उसका ही हेल्प लिया है मैंने। तो देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ गांधी जी के बारे में। गांधी जी का फेमस था रघुपति राघव राजा राम, और कहते थे कि हे राम उनका अंतिम शब्द था, और राम भक्त थे बहुत बड़े, लेकिन वह हिंसा के पुजारी थे, और सब जगह कहते थे, घूमते थे, कहते थे कि राम राज्य लाएंगे, और इसी के चलते इंडिया में उनको एक महात्मा की तरह माना जाता था। मुस्लिमों का मैं उसके बारे में बताऊंगा, उपयोग करके खिलाफत आंदोलन का उपयोग करके वो कांग्रेस पर कब्जा किया। उसके बाद उनको महात्मा का दर्जा दिया गया। जब उनको गांधी शुरू में कहा गया, तो फिर उनके अनुयायियों ने कहा ना ना, इनको गांधी मत कहो, महात्मा गांधी कहो। उसके बाद से उनका नाम महात्मा गांधी हो गया। जो है, जैसे अभी भी हमारे यहाँ दर्जनों गुरु हैं, और उन सब गुरुओं को आप देखिए कि पढ़े लिखे, PhD, डॉक्टरेट, लाखों रुपया देते हैं। उस समय भी 1920s में 95% इलिटरेसी थी। उस समय भी आसान था कि गांधी जी एक गुरु की तरह इस्टेब्लिश्ड हो गए, और घर घर में उनका चित्र लगा के भगवान की तरह पूजा करते थे लोग। अब अंग्रेजों ने भी उनका यूज किया, एक देश में भी विदेश में भी, क्योंकि वो लोग अंग्रेज तो। लेकिन देखिए, जब भगवान राम की वाइफ, वो सीता जी को हरण किया रावण ने, तो भगवान राम चुपचाप नहीं बैठ गए अहिंसा का शब्द लेके कि हम कुछ नहीं करेंगे, सीता को छोड़ेगा तब हम लेंगे सीता जी को। बल्कि भगवान राम ने एक सेना इकट्ठा की और जाके लड़ा उन्होंने, और सीता जी को छुड़ाया। तो अगर भगवान राम पुनर्जन्म लिए होते 1920 में या 1900 में, तो वो लड़ के हम लोगों के लिए स्वतंत्रता लेते। वो अहिंसा का नाम लेके चुपचाप नहीं बैठते। तो यही चीज गलत है। ये 60 साल जो हमारे यहाँ नेहरू गांधी फैमिली की डायनेस्टी रही, सारी जो है हम लोग के यहाँ कर दी। वो मैंने लिखा है कि इन लोगों का जो है करप्टेड हिस्ट्री है। तो ये जो कहा जाता है भगवान राम का भक्त थे, ये थे, वो थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है अपने जीवनी के इसमें, कि जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में किया, मुसोलिनी ने किया इटली में, और स्टालिन ने किया USSR में, उसी तरह से ये जो था बिना पढ़े लिखों को अपने कब्जे में किया, जिससे कि फिर शुरू में जब थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, तो कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों का कब्जा था कांग्रेस पे। जब वो लोग मर गए तो इनका टोटल कब्जा हो गया, जैसे हिटलर का था, मुसोलिनी का था, लेनिन वगैरह जो कब्जा जमा लिया था, उसी तरह से इन्होंने कब्जा जमा किया। अब मैं बताऊंगा कि इन्होंने कांग्रेस पे कैसे कब्जा जमाया। जब ये आए थे ये यहाँ से तो साउथ अफ्रीका से, इनको कोई पूछता नहीं था कांग्रेस में। लेकिन जब इनको लगा कि खिलाफत आंदोलन को लेकर
ये कब्जा जमा सकते हैं कांग्रेस में। तो ये 3 महीने तक पूरे इंडिया में सभी मॉस्क में घूमे और उन लोगों का एक खिलाफत आंदोलन था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर जो है लड़ा जाके ब्रिटेन और फ्रांस के अगेंस्ट में जर्मनी के साथ, और उनकी हार हो गई। तो ओटोमन एम्पायर का किंग जो था वो खलीफ कहलाता था। जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद का डेथ हुआ वो 600 ईस्वी में, इन मुस्लिम संप्रदाय ने शुरू किया खलीफ सिस्टम। तो फर्स्ट खलीफ जो थे प्रॉफेट मोहम्मद के फादर इन लॉ थे। लास्ट खलीफ ये 1924 में हुआ था। तो लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये हार गए ओटोमन एम्पायर, तो इन लोगों को लगा इंडिया में जो कट्टर मुसलमान थे कि ब्रिटेन और फ्रांस खलीफत सिस्टम खत्म कर देगा। तो इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। लेकिन मैक्सिमम नंबर जो मुस्लिम थे इंडिया में, वो लोग उन लोगों को खलीफ से लेना देना नहीं था। जो कट्टर थे, कुछ ही परसेंट मुस्लिम थे, उन लोगों ने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। जो मुस्लिम लीग उस समय थी हमारे यहाँ, उस पर सेकुलर लीडर्स थे, उनको लेना देना नहीं था। तो लेकिन गांधी जी को लगा कि इन लोगों का यूज करके, खिलाफत आंदोलन के लीडर कट्टर मुस्लिम का यूज करके वो कब्जा जमा लेंगे। तो गांधी जी ने एक प्रपोजल दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ये करके हम जो है ब्रिटेन पर प्रेशर डालेंगे कि वो खलीफ को सिस्टम को ख़त्म नहीं करें। तो हम लोग के इतिहास में ये नहीं है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट ने 1 अगस्त 1920 को। उस समय कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया था। कांग्रेस एक्सेप्ट किया सितंबर में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में, एनुअल कॉन्फ्रेंस में। और कलकत्ता एनुअल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पूरे इंडिया से ये कट्टर मुसलमान जो थे खिलाफत आंदोलन वाले, उनको इकट्ठा करके वोट दिलवाया। और जो थे जितने भी टॉप लीडर थे हिंदू के, वो लोग इसके अगेंस्ट में थे। उन लोगों के अगेंस्ट होने के बावजूद, क्योंकि इतने ज़्यादा मुसलमान इकट्ठा करवाया था इन लोगों के, कि वो जो है वो ओवर रूल्ड कर दिए हिंदू वोटर से। इस तरह से उन्होंने कब्जा किया। यही समझिए कि मद्रास प्रेसिडेंसी हिंदू बहुल था, वहाँ 2:1 हिंदू दुगना थे। तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में 161 वोट पड़ा था मद्रास से। 161 में 125 वोट मुस्लिम का था। इस तरह से कट्टर मुसलमानों का यूज करके गांधी जी ने कांग्रेस पे कब्जा किया 1920 में। ये चीज़ हम लोग की हिस्ट्री में नहीं है। फिर वो एक साल जो है पूरे इंडिया में घूमे कि वो जो है एक साल में स्वराज लाएंगे, और 1 करोड़ चंदा उन्होंने इकट्ठा किया। वो बात 2 महीने जब बचा, उस समय भी कहते थे कि अगर 2 महीने के अंदर स्वराज नहीं हुआ तो संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से और हिमालय चले जाएंगे। ये सारा चीज़ अपने मैगजीन में लिखते थे। सारा कोट है किया हुआ मेरा उस समय 1925 के किताब में, आप देख सकते हैं। That's right. चतुर एक थे हाईकोर्ट के लॉयर, उनके किताब से मैंने कोट किया है 1925 के। तो इस तरह से वो कब्जा करके, जैसे हमारे अभी है ये सोनिया गांधी जी, वो सोनिया गांधी बन गए एकदम डिक्टेटर। और उसके बाद जो है 1922 तक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला मैंने कहा था कि ये खिलाफत आंदोलन ने चलाया, फिर 1920 से इन लोगों ने, कांग्रेस ने 1922 में जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया चौड़ी चौड़ा के चलते, जबकि 1921 में मलाबार में हुआ इतना बड़ा दंगा जहां हिंदू मारे गए, बहुत सारे हिंदू औरतों को, लड़कियों को उनकी फैमिली के सामने रेप किया गया, ये सारे चीज़ हुआ। तो गांधी जी हजारों के साथ हुआ। गांधी जी अपना विड्रॉ नहीं किए नॉन कॉपरेशन, लेकिन वही केवल 22 जो है ये पुलिसमैन को जला दिया गया।
तुरंत वो विड्रॉ कर लिए चौड़ी चौड़ा में। लेकिन जब वो विड्रॉ किए तो कट्टर मुसलमान जो थे खिलाफत आंदोलन वाले बहुत गुस्सा गए, इसके क्या कहते हैं गांधी जी से, कि ये जो थे गांधी जी वो केवल हम लोगों का यूज करके, कट्टर मुसलमानों का यूज करके कांग्रेस पर कब्जा जमाने चाहते थे, क्योंकि वो तो नॉन कॉपरेशन अभी ड्रॉ कर लिए ये 22 में। तो इसी के चलते आप देखिए मेरे किताब में ब्रिटिश राज का भी है डाटा, एज वेल एज और सब 7-8 किताब से डाटा है कि 1900 ईस्वी से लेके 1922 ईस्वी तक 22 साल में 16 कम्युनल राइट्स हुआ था, छोटा मोटा, मतलब एक साल में एक भी नहीं। अब 1922 के बाद 30-35 हर एक साल कम्युनल राइट्स हुआ है। तो हम लोगों को गांधी जी को फादर ऑफ कम्युनल राइट्स करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चलते हुआ है। और 4 साल तक, क्योंकि 1924 में कमाल अतातुर्क ने तो ये ऑफिशियली खलीफ का सिस्टम बंद कर दिया, तो खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया इंडिया में। तो 1920 तक 1924 4 साल तक इन कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन दोनों का की एक जगह मीटिंग एक समय में होती थी एनुअल। तो कई जो थे खिलाफत आंदोलन के मुस्लिम कांग्रेस के टॉप CWC के रहते थे। एक मज़ेदार बात मैं कहूँगा, 1927 में जो थे ये हमारे अंसारी जी जो थे, शायद उनके ही रिलेटिव थे, जो वाइस प्रेसिडेंट एक्स वाइस प्रेसिडेंट, उन्हीं के शायद रिलेटिव थे मोहम्मद अली, इसके खिलाफत आंदोलन के। उनके जो थे मोहम्मद अली प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, और गांधी जी जी कोई चुनते थे तो उन्हीं के चुनिंदा थे। उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एज ए इंडियन मीटिंग में कहा था कि इंडिया को 2 भाग में बांटो, एक भाग में हिंदू, दूसरे भाग में मुस्लिम। अब मुस्लिम को फ्री कर दो शेड्यूल कास्ट को कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम में। ये मैंने एक 1968 की किताब है जो कि US में छपी है, उससे उनका जो है एनुअल वाला है, मैंने कोट किया है। ये मेरा कोट किया हुआ नहीं है, लिखा हुआ कर्णिकर की किताब से है। ये सारा बाद में वही जब 1924 में खत्म हो गया खिलाफत आंदोलन, तो मुस्लिम जो पार्टिसिपेट करते थे कांग्रेस में उन्होंने बंद कर दिया पार्टिसिपेशन। उसके बाद से वो लोग गांधी जी के अगेंस्ट हो गए कम्प्लीटली, और तब जो है वही बाद में जाके वो लोग पार्टीशन मांगने लगे, और अंत में हम लोगों का पार्टीशन हुआ। तो सारा चीज गांधी जी का किया हुआ। तो आपने सोनिया गांधी का भी नाम लिया अभी, तो देखते हैं इस हिसाब से कि गांधी के समय में भी गांधी ही अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट को नियुक्त करते थे, चुनाव नहीं होता था। वही परंपरा। हाँ, चुनाव हुआ 2 बार। वही मैं वही कह रहा हूँ, करते थे। सिर्फ 2 बार चुनाव हुआ, दोनों बार गांधी के नॉमिनी हार गए, लेकिन गांधी ने अनशन करके जोर जबरदस्ती करके अपने चहेते को ओवररूल कर दिया। तो वो तो सिस्टम अभी भी चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। इलेक्शन तो होता नहीं है ना, धोखाधड़ी होती है। लेकिन आपके देखिए, गांधी जी के बारे में बहुत लोगों को बहुत सी चीजें हैं, पता है ना पता है, और उनकी कहानी रची गई है। जैसे कि महात्मा का जो उपाधि उन्हें दी गई थी, वो तो ब्रिटिश डायरेक्टिव था कि फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स एवरीबॉडी विल कॉल हिम महात्मा। वो जो डॉक्यूमेंट भी बाहर आ चुका है। लेकिन आपका एक चैप्टर है इसमें, गांधीज अनडेमोक्रेटिक एक्ट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर के बारे में खास करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं को, इंडियंस को थोड़ी से मन में एक खुजली सी होती है और चिंता सी होती है कि यार गांधी अपना तो बड़ा महान आदमी था, उसको हम क्यों गिरा रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है लोगों से, ये सबमिशन है लोगों से कि हम गांधी को नीचे नहीं गिरा रहे हैं। गांधी जहां है वहां रहने दीजिए, लेकिन उनकी सच्चाई को जानिए तो सही।
अगर देखिए आप एक नहीं चीज उस जानेंगे किताब में है, उस तो वो किताब में एक लल्लू जी चीज नहीं है। तो हाँ, तो वो जो कहते हैं कि वो पप्पू की पप्पूगिरी, पप्पू की पप्पूगिरी, गांधीगिरी, पप्पू की लल्लूगिरी भी चलती रहेगी और हम इसी तरह से बेवकूफ बनते रहेंगे। इस बात को समझना है। तो आप उस चैप्टर में जो आपने कहा है, गांधीज अनडेमोक्रेटिक एक्ट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज चैप्टर 46। तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने तो पढ़ा है वो, इसलिए लेकिन मैं दर्शकों को आपके मुख से ये सुनाना चाहता हूं कि एक तो ये, और दूसरा जो आपने चैप्टर 48 में लिखा है, विथ गांधी साइडलाइन इंडिया माइट हैव हैड इंडिपेंडेंस इन 1930s। तो मैं अभी भूमिका बांध दी हमने, आप इन दोनों चीजों को बताएं दर्शकों को, सुनने वालों को, जो वो चीजें बताएं जो कि शायद टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है गांधी के बारे में। देखिए एक जो अगर 28 में एक हुआ था कि डोमिनियन स्टेटस हो या इंडिपेंडेंट के लिए लड़े कांग्रेस, उसका वोटिंग होना था। राइट। तो शुरू में नेहरू जी जो थे, जूनियर नेहरू और सीनियर नेहरू, दोनों दो दल में थे। मोतीलाल नेहरू थे पुराने विचारधारा के, तो उनका था कि डोमिनियन, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पर कुछ सोशलिस्ट विचारधारा था, तो वो वोट दे रहे थे इंडिपेंडेंस का। राइट। तो वो और जो थे सुभाष चंद्र बोस, दोनों जो थे हावी थे सोशलिस्ट पर। तो इन लोग का पलड़ा भारी था। तो गांधी जी जैसे तैसे करके उस समय हो गए, जो है कंप्रोमाइज किए कि ठीक है, 1 साल तक अगर हम ये नहीं हुआ डोमिनियन स्टेटस को अंग्रेज दिया, तो हम लोग लड़ेंगे इंडिपेंडेंस के लिए। तो वो जो है एक नेहरू प्लान आया, जो कि मोतीलाल नेहरू का था। लेकिन उस 1 साल में गांधी जी ने पटा लिया जूनियर नेहरू को लॉलीपॉप देकर कि 28 का कांग्रेस का प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे, और 29 में, जो कि रात 29-30 लाहौर में उन्होंने बना दिया जवाहरलाल नेहरू को। तो वो तोड़ लिया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के खेमे से। तो बहुत बड़ी जीत थी। ये जो 3 पार्ट लिखे हुए हैं, देखिए इन्होंने उन्होंने भी लिखी है, भारत की स्वतंत्रता पर किताब लिखी है, उन्होंने भी लिखा है कि बहुत बड़ी जीत थी गांधी जी की कि उन्होंने नेहरू जी को, जूनियर नेहरू को अलग कर लिया बोस से। तो ये अगर नेहरू जी अलग नहीं होते तो गांधी जी साइड लाइन हो गए होते 29 में। लेकिन एक बार जो लॉलीपॉप दे दिया, तो सहस्रांशु मुखर्जी जो है, अभी अशोका यूनिवर्सिटी में है वो, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस समय दिल्ली मैनिफेस्टो एक हुआ था, तो नेहरू जी शुरू में साइन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि नेहरू जी, जूनियर नेहरू, वो कह रहे थे कि नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए अगर 1 साल नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। तो सहस्त्रांशु जी की किताब में वो है। तब नेहरू जी बोले कि हम साइन नहीं करेंगे दिल्ली मैनिफेस्टो पर। उसी समय वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो गए थे। तो गांधी जी डराए उसको कि हम तब छीन लेंगे तुमसे। ये मेरी नई किताब में, जो गरुड़ प्रकाशन से मैंने छपवाई है, उसमें है। वो डरा है साफ कि तुम अगर साइन नहीं करोगे, तुमसे हम छीन लेंगे प्रेसिडेंटशिप, और CWC में भी तुमको नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो नेहरू जी उसने साइन किया उस पर रोते रोते, साफ लिखी हुई है। आपको कहिए तो हम पढ़ा दे सकते हैं किताब में। डेफिनेटली कोट कर सकते हैं, बताइए, नई किताब दिखाइए।
हाँ देखिए, आप जो है प्रेजेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम पढ़ा भी दे सकते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार गांधी ने नेहरू से कहा कि वे अपना मत रख सकते हैं, किंतु उस स्थिति में यदि वे दिल्ली घोषणा, दिल्ली मैनिफेस्टो जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्यकारिणी के सदस्यों से, CWC के मेंबर से भिन्न मत रखते हैं, तो वे कांग्रेस का अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी के सदस्य नहीं रहे। एक दूसरे रिपोर्ट ने कहा, जब जवाहरलाल हस्ताक्षर कर रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू थे, और गांधी कह रहे थे, जवाहरलाल अच्छी से देख लो, यदि तुम हस्ताक्षर करते हो तो उस जिम्मेवारी का सम्मान करो। वायसराय इरविन ने ब्रिटेन में भारत के मंत्री विलियम वेजडुप वेन को 13 नवंबर 1929 को लिखा, यही समझिए 13 नवंबर 1929 को, और 31 दिसंबर 12 का महीना, 30 का दिन होता है, 12, यही देखिए 30 दिसंबर की रात को नेहरू जी झंडा लगा रहे थे कि स्वतंत्रता का याद है ना, लाहौर का, जबकि वो 1 महीना पहले साइन कर चुके थे डोमिनियन का रोकर। जवाहरलाल को लगता है कि अपने नेता के घोषणा पर हस्ताक्षर करके उन्होंने आत्मा बेच ली है। यह सहस्रांशु मुखर्जी की एक किताब है 365, देखिए। आपसे एक और चीज पूछनी थी मुझे, गांधी जी के बारे में जो कहते हैं, वो आप देखें तो गांधी का ही ट्रेडिशन आज के कांग्रेस में भी वैसे ही चल रहा है। आज भी मुस्लिम वोट्स को लेकर के अपना वोट बैंक बनाया हुआ है। और आपने किताब में चर्चा की है कि गांधी वॉज अ डिक्टेटर विथ नो डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इन हिज बुक हिंद स्वराज ही रोट, मदर ऑफ पार्लियामेंट इज लाइक अ स्टेराइल वुमन and a prostitute. Both these are harsh terms, but exactly fit the case. It is like a prostitute because it's under the control of ministers who change from time to time. And you are talking about जो हिंद स्वराज में गांधी नहीं लिखा है, ये आपके शब्द नहीं है, गांधी ने ही खुद लिखा है। ये जो बयान कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूट और ऐसे लिखा है, वो गांधी के शब्द हैं। दर्शक इस बात को समझें। फिर उन्होंने इसको कोट किया हुआ है, if the money and time wasted by parliament were entrusted to a few good men, the English nation would be occupying today a much higher platform. Parliament is simply a costly toy of the nation. This is something very important, which is Gandhi's own words, जो दर्शकों को समझना चाहिए कि वो इस दूसरे पैराग्राफ में ये कह रहे हैं, अगर वो करते तो ब्रिटिश राज और भी विस्तार से भारत को ऑक्यूपाई कर सकता था। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट सी चीज है। कुछ इसमें the declassified paper itself says that he was a tool, he was a collaborator, whatever Britishers were saying. In fact, in that book, I have added 2 chapters in the new version published by a new publisher. And हिंदी में ही बोलिए, हिंदी की चर्चा ये माइंड बॉगलिंग है, समझे ना। हाँ जी। 1942 का जो है कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, वो क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है कि स्वतंत्रता के लिए है। वो स्वतंत्रता के लिए था ही नहीं। जिस समय ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 3 सितंबर 1939 को, उस दिन वायसराय ने गांधी जी को बुलाया। तो 3 दिन के बाद वायसराय से मिलने गांधी जी गए वायसराय हाउस में। गांधी जी रोने लगे कि हिटलर बम गिराकर सारा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लंदन में तोड़ देगा। वो अपनी किताब में भी लिखे हैं। ये जो है गांधी जी की किताब, जो में लिखी हुई है, अपने मैगजीन में लिखे हैं। वो आप भी पढ़ सकते हैं, उनकी मैगजीन gandhi.org पर है। तो जो
कोई आंदोलन उन्होंने शुरू नहीं किया 2-3 साल तक। सुभाष चंद्र बोस उस समय इंडिया में ही थे। गांधी जी को तो उन्होंने निकाल दिया था कांग्रेस से। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, तो सब जगह मीटिंग करके वो प्रेशर डाल रहे थे कांग्रेस पर कि आंदोलन शुरू करो। तो 42 में गांधी जी को लगा कि ब्रिटेन हार जाएगा और जर्मनी और जापान जीत जाएगा, क्योंकि हिटलर पूरा कंट्रोल जीत गया था यूरोप, वो अफ्रीका में जीत रहा था रोमेल, और जो है आपका ये स्टालिनग्राड लेनिनग्राड को गिर रहा था, और जापान पूरा ईस्टर्न यूरोप ईस्ट एशिया जीत गया था, बर्मा की ओर से इंडिया में घुस रहा था। 42 में जो है गांधी जी ने एक ड्राफ्ट बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट का, और उस पर को पेश किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मई में, और उस पर डिस्कशन हुआ इलाहाबाद में। डिस्कशन के बाद जो है रेड की ब्रिटिश राज पुलिस और सारा पेपर सीज कर लिया। तो फिर जब अगस्त में 5 अगस्त को मीटिंग चल रही थी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस कमेटी की, ब्रिटिश राज ने सारा पेपर पब्लिक कर दिया। उस सब पेपर के अनुसार गांधी जी का जो ड्राफ्ट था वो था कि ब्रिटिश को हटाना है, और हम लोगों का जो कंट्री है इंडिया वो गुलाम हो जाएगा इसका, हिटलर का, जापानीज का। वो जो था इसका था ही नहीं इंडिपेंडेंस के लिए कि पीसफुली लड़ेंगे भी नहीं हम लोग जापान से। साफ उसमें लिखा हुआ है, कहिए तो हम प्रेजेंट करके दिखा दे सकते हैं। आप कह रहे हैं तो बात सच है। तो इंडियन एक्सप्रेस जो है, इंडियन एक्सप्रेस उस दिन का हम दिखा सकते हैं। 5 सितंबर गूगल वेबसाइट, गूगल में करीब 500 न्यूज़पेपर है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें कि आर्काइव है पिछले 100 साल का, 1.25 साल का। तो इंडियन एक्सप्रेस का है आर्काइव, उसमें जाके देखिएगा 5 अगस्त का, उसमें लिखा, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था 5 अगस्त को कि कांग्रेस प्रेस्टेज विल नॉट सफर, उसमें ब्लॉक लेटर में फ्रंट पेज पर, क्योंकि उसमें है कि आज़ादी के लिए था ही नहीं है कि हम लोग जो है कांग्रेस करी कि हम गुलाम बन जाएंगे। जो उसमें साफ था कि वी विल गिव टू जापान सिविलियन कंट्रोल, जापान विल हैव आपका मिलिट्री बेसेस, एंड द फॉरेन ट्रूप्स विल हैव मूवमेंट ऑफ फॉरेन ट्रूप्स विल बी अलाउड, मतलब कि जर्मन ट्रूप्स और इटालियन ट्रूप्स को फ्रीली अवेलेबल रहेगा इंडिया से। तो आज़ादी के लिए थी नहीं। हम लोग जो 60-65 साल जो हम लोग कह रहा कांग्रेस की, नेहरू खानदान की, हम लोग कहते हैं कि आज़ादी के लिए थी। देखिए इस बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। आपने जो एविडेंस देखा है हम दिखा सकते हैं, आप प्रेजेंट का हम देख रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तो आप झूठ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, आप जो एविडेंस की चर्चा कर रहे हैं, आपने किताबों में भी लिखा है। तो मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और दर्शकों को ये कहता हूँ कि इस बात को सुनिए कि वो जो मूवमेंट था वो सरेंडर की डॉक्यूमेंट थी, नॉट द डॉक्यूमेंट टू विन इंडिपेंडेंस। जापान, राइट, without any fight, without any fight. This is important for all of us to know. What जो कि कहते हैं कि वो फ्रीडम मूवमेंट का था, वो एक्चुअली सरेंडर डॉक्यूमेंट बनाया गया था टू जापान। यस, और उसका कारण क्या था? वो डर के मारे कर रहे थे, या वो सोच रहे थे कि लड़ना किसी से नहीं चाहते थे, यही मुश्किल था उनको। आप कहिएगा तो लड़ना किसी से नहीं चाहते थे, उनको डर लगता था लाठी का, लाठी मारेगा। जैसे एक किताब है 2015 की, साउथ अफ्रीका के 2 प्रोफेसर ने लिखा है, वो उस किताब का है गांधी स्टेचर बियरर ऑफ एम्पायर। वो मेरी ही तरह उस जो 400-500 साइटेशन सब रिसर्च करके उन्होंने लिखा है कि वो वहाँ पे काले लोगों को देखना नहीं चाहते थे। कहते थे काला लोग जो है वो बहुत गंदा है, बेकार आदमी है,
और जो गोरा है वही शासन करने के लायक है, साफ उन्होंने देखिए लिखा है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, यानी कि गांधी जी के नाम से दुनिया भर में लोगों की बुद्धि का मति भ्रष्ट किया गया हाँ है कि नहीं? जो थे नहीं वो बन गए और जो थे वो छुप गए। हाँ तो इसमें एक और चर्चा करूंगा, क्योंकि ये तो चैप्टर ही बहुत बड़ा है गांधी जी के बारे में, तो चर्चा करना, वो बहुत से लोग आपके हमारे दुश्मन भी बन जाएंगे कि गांधी जी को क्यों ऐसा कर रहे हो। हम प्रूफ दिए हुए हैं, आप हाँ, पढ़िए। लेकिन दो बातों पर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा, दर्शकों का भी, कि आपने लिखा है कि गांधी डिड नॉट लाइक आउटकम्स एंड ही मैनिपुलेटेड हिज फॉलोअर्स, which resulted in 1939 to force the winner of CWC out of the party, that is Subhash Chandra Bose, I think, referring to that, is it? 1939? इसमें मैंने ये नहीं लिखा है, देखिए, क्योंकि बहुत मोटी किताब हो गई। हाँ, जब कृपलानी जी ने गांधी जी जो है कृपलानी जी से चीट करके लिखवाया, तो हाँ. कृपलानी जी Yeah, Kriplani, sorry, not both. Yeah. कृपलानी जी फिर चिट दिए, जब पटेल जी साइन कर दिए, इतना मैंने डिटेल में नहीं लिखा, तो पटेल जी को गांधी जी जब दिए तो पटेल जी साइन कर दिए, विड्रॉ कर लिए, क्योंकि कृपलानी जी ये स्टार्ट किए थे पूरा वोट का CWC में, तो पटेल जी जो थे कृपलानी जी को देखना नहीं चाहते थे। उसके बाद अपनी किताब में, कृपलानी जी की किताब US में मेरे पास है, Right. पटेल जी देखना नहीं चाहते थे कृपलानी जी को, उसके बाद से दुश्मन बन गए थे, क्योंकि अगर कृपलानी जी ये नहीं करते तो हम लोग के पहले प्राइम मिनिस्टर पटेल रहते। Right. Right. वो साफ लिखा हुआ है। That's right. Yeah, वो 1946 की आप चर्चा कर रहे हैं अभी, जिसमें हाँ, कि पटेल हो जाते। वही हाँ 46। एक बात बताइए, यही प्रथा, गांधी जी की ही प्रथा कांग्रेस पार्टी आज भी चला रही है, शुरू से ही, शुरू से ही। आपने, हाँ शुरू से ही। आज और जो है, आपने एक बात और भी कही थी कि जैसे अफ्रीका में बोला, और अफ्रीकन ऑथर्स ने बोला है कि गांधी जो है ब्रिटिश राज के टट्टू थे। इस पे लोगों को कुछ बताएं आप, खास चीजें अगर कुछ हैं आपके पास कहने के लिए तो। ये एविडेंस अफ्रीका में जो आपको जो है है उनकी बहुत डॉक्यूमेंट मोटी में कहाँ किताब मिले? है उनकी। हाँ, उनकी बहुत मोटी किताब है, मैंने एक चैप्टर लिखी है इस किताब में, देखिएगा ओके, तो स्टेचर इंग्लिश में किताब, स्टेचर बियरर ऑफ द एम्पायर, राइट। क्योंकि वो जो थे एम्पायर की तरफ से, बोअर वार में भी वो जो लड़ने के लिए ले गए थे यहाँ से, जो अंग्रेज सब वहाँ लड़ रहे थे बोअर वार, तो यहाँ से इंडिया से भी ले गए थे घूम के। फिर जो है वहाँ अंग्रेज की तरफ से ही जो वो सारा ये करते थे, काले लोगों को देखना नहीं पसंद करते थे वहाँ, कभी भी उनसे घुले मिले नहीं। उन लोगों का जो था किताब, वो गांधी जी के कंप्लीटली अगेंस्ट में किताब है। वो किताब जो है गांधी जी के कंप्लीटली अगेंस्ट में है। वो पढ़िएगा तो जो फॉरेन में हो गया है कि हाँ, इन लोगों भी जो कि प्रो गांधी हैं, फॉरेन में भी हैं, वो लोग कहते हैं हाँ गांधी जी वहाँ फॉर्मेटिव पीरियड में थे, इसलिए वैसा थे, लेकिन जब इंडिया आए तो उन्होंने चेंज कर गए। यही लोग लिखते हैं। देखिए, चर्चा तो बहुत दिन होती रहेगी, लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता था कि कहते हैं नेहरू गांधी फैमिली का, वो गांधी नाम ही कैसे आया इन लोगों को, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ। लेकिन खड़े ये दिखाता है कि इनके दिमाग में इतनी विशसनेस थी, इतना विश था कि कैसे कंट्रोल किया जाए सारे लोगों को। जो आप कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो कंट्रोल करते थे थ्रू पीपल, लोगों को। वो आज भी चल रहा है, राग दरबारी अभी भी चल रही है उनके पार्टी में। तो ये जो गांधीगिरी का जो एक उसूल है जो चलता रहता है कांग्रेस पार्टी में, क्या भारतीय नागरिक इस बात को देखते नहीं है, देख के समझते नहीं है, या समझ के समझना नहीं चाहते हैं? इस पर देखिए, एक चीज है, लोग समझते नहीं कि डेमोक्रेसी भी एक न्यू फेनोमेना है। डेमोक्रेसी इज ए न्यू फेनोमेना। 1890 तक यूरोप में भी कहीं इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी।
वोटिंग राइट लिमिटेड था, जो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देते थे। हमारे यूएस में भी वोटिंग राइट औरतों को 1920s में मिली है। आपके फ्रांस में वोटिंग राइट औरतों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दिया गया है। तो ये एक नई चीज है। इसमें भी देखते हैं हमारे यूएस में अब ट्रम्प जी कहते हैं कि इसके बाद वोट नहीं देना है, कहते हैं ना वो। I will take care of it, don't worry. This is the big election, after that I'll take care of it. Yes. हाँ, इंडिया में भी देखिए आज करीब करीब समझिए 75 साल से ज्यादा हो रहा है, लेकिन लालू यादव जैसे लोग, उनका लड़का नम्मा पास चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, बनेगा, और बैठ के IAS IPS को जो है चलाएगा। तो देर आर समथिंग रॉन्ग इन द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने किताब शुरू में लिखी है, जिसमें मैंने लिखी थी कि क्या क्या इसमें डिफिशियंसी है और क्या इसमें वो डिफिशियंसी चेंज करना चाहिए। जैसे कम्युनिज्म आया USSR में 1917 में, वो आफ्टर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स कोलैप्स कर गया। उसी तरह से ये भी नई चीज़ है, इसमें चेंज करना जरूरी है। वही मैंने उसमें लिखा। तो ये वो किताब, मैंने 3 किताबें लिखी थी। मैंने PhD एडवाइजर थे पेन स्टेट में, ईस्टवर्ड के कर्स। तो जब 2013 में मैंने उनको भेजी तो वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने लिखा था कि मैं और सब किताबें वैसे ही लिखूं, और मेरी किताबों की तुलना प्लूटो, आइंस्टाइन और गैलीलियो ये सबसे की थी। बहुत अच्छी बात है, कभी भेजी होगी। तो देखिए ये बहुत, आपने डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की। लास्ट फ्यू मिनट्स दैट वी हैव, डेमोक्रेसी तो बहुत स्ट्रेच हो गया है। कहते नहीं कि हर एक सिस्टम को कभी कभी ऑटोमेटिक कोलैप्स होता है, लाइफ साइकिल कोलैप्स होता है, और कभी कुछ धक्का लगता है तो कोलैप्स होता है। आज मेरे मत के हिसाब से डेमोक्रेसी बहुत ही तन गया है। जिसको देखिए, एरू गैरू नत्थु खैरू, सब कोई डेमोक्रेसी को लात मार रहा है। फ्रीडम के नाम पे मेरा शब्द जो है, मैं डिस्क्राइब करता हूं कि फ्रीडम्स हैव बिकम द फॉल्ट लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, used, abused, misused by all those people who do not believe in democracy, and they will not give you democratic rights if they had their rule here. तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, और हम लोगों ने इस बात की चर्चा की भी है कि अभी समय आ गया है भारतीयों को धर्मोक्रेसी लाने के लिए। हमारे धर्म के हिसाब से धर्म की जो व्यवस्था है, धर्मोक्रेसी आएगी तभी दुनिया बदलेगी। आपके विचार, उसके बाद हम आज समापन करेंगे, फिर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर अदर बुक। दिस इज ऑल्सो सेंसेशनल, बिकॉज आपने इस किताब में लिखा है कि हाउ द इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट मिसलेड एंड मिसमैनेज्ड इंडियन इकोनॉमी। वो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए बताइए, डेमोक्रेसी स्ट्रेच्ड आउट है। इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी ला दिया उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जस्टिफाई किया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। दैट वाज हर मुद्दा फॉर जस्टिफाइंग इमरजेंसी। आज तो मुझे लगता है कभी कभी कि मोदी जी को स्ट्रॉन्ग हैंड दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जो हैं भारत को तोड़ने पे लगे हुए हैं। आपके विचार, फिर हम समापन। ये तो देखिए, भगवान की कुछ कृपा थी जो कि मोदी जी आए। अगर वो नहीं आते तो देश की हालत वही होती जो पाकिस्तान और श्रीलंका की है। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है मोवोक्रेसी या फ्लोक्रेसी हो गई है। तो जैसे US में हम लोगों के यहाँ 2002-3 के पहले जो भी अपना होता था इंटरनल फर्म में, जो भी अपना प्रॉफिट लॉस दिखा देता था, लेकिन जब इनरॉन कोलैप्स किया तो अब जो है CEO CFO ये लोग जेल जाने लगे। तो जब US में जो ये अभी क्राइसिस हो रहा है गवर्नमेंट के डेट का, 35 ट्रिलियन हो गया है। अब गवर्नमेंट की बात छोड़िए,
डेट पेमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है। राइट। जब यूएस में जो है ये कम करना होगा, आपको जो है डॉलर का डिवेल्युएशन करना होगा। जैसे रुपी डिवेल्युएशन होता है, डॉलर का डिवेल्युएशन करना होगा, जिससे कि जीडीपी जो है बढ़े। 8 से सडनली अगर डॉलर डिवेल्यू का हो, जीडीपी 16 हो जाए, जिससे कि रुपी जो है ऑटोमेटिकली आपका 40 रुपीज हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं कि हमको 5 ट्रिलियन करना है, ऑटोमेटिकली 10 ट्रिलियन हो जाएगा मोदी जी का, अगर रुपी ये हुआ। क्योंकि अगर डॉलर डिवैल्यू हुआ तो डेट तो 35 ट्रिलियन ही रहेगा। डेट तो उस अनुपात में बढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए डॉलर डिवैल्यू होगा। जो है यहाँ पे थमूंगा 1 मिनट के लिए, थमता हूँ। इस बात की चर्चा, डी डॉलराइजेशन की बहुत चर्चा हो रही है। सो डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, जो लोग अपना पेमेंट मैकेनिज्म, सेटलमेंट मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं टेक्नोलॉजी के सहारे, डू यू थिंक दैट डी डॉलराइजेशन अल्टरनेट मेथड जो आएंगे उसमें ऑटोमेटिक डिवैल्यूएशन हो जाएगा डॉलर का? ऐसा अंदेशा है? वो इसलिए कि जैसे देखिए होता है कि आज जैसे हम आप अपने फैमिली मेंबर को इंडिया भेजते हैं, तो वो आरबीआई के साथ डॉलर नहीं रहता है, राइट, वो यूएस बैंक के साथ रहता है। राइट। तो अब अगर इंडिया रूस या इंडिया ब्राजील अपने करेंसी में करे, तो वो डॉलर में आरबीआई के पास जो है 642 बिलियन, वो तो जरूरी नहीं रहेगा। राइट। अभी कहते हैं लोग कि 3 वीक या 16 वीक का रखना जरूरी है डॉलर, उस समय तो जरूरी नहीं है। तो हम लोग जो अभी आप देखिएगा मेरे किताब में, आपके पास अगर है, मैंने अपडेट भी किया है, वो वही गरुड़ प्रकाशन से, उसका 2nd वॉल्यूम मेरे पास, चूंकि यूएस में नहीं है इसलिए मैंने भेजा नहीं आपको। तो उसमें जो है यूएस में जैसे संक्रांत जी से पूछ लेंगे, वो अपने मित्र हैं। हाँ, ठीक है। तो वो जो है समझिए, जैसे इंडिया को 100 बिलियन डॉलर फॉरेन एफडीआई आता है, यूएस को जो आता है समझिए हर एक साल 3 to 4 ट्रिलियन आता है। राइट। वो प्रिंट करता है डॉलर, कागज देता है चाइना को या इंडिया को, वो वापस आ जाता है यूएस को। 3 to 4 ट्रिलियन आता है, तो वो आना बंद हो जाएगा। तो हम आप जो खरीदते हैं मेड इन चाइना सामान, या जो सारा वॉलमार्ट ये सब बड़ा रहता है, वो तो खत्म हो जाएगा, बनना सारा यूएस में बनाना पड़ेगा। जो हाल इंडिया का है आज, जो इंडिया में जो है रुपी डिवैल्यू होता है, जिस समय हम आए थे 89 में $1 15 रुपया था, आज समझिए 84 रुपया है, 83 रुपया है। तो डॉलर को भी नीचे गिरना होगा, तो वहाँ जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसीलिए हमारे जेनेट एलन है, वो भी कहती हैं कि डॉलर जो है, डॉलर टाइम एज द वर्ल्ड करेंसी, ग्लोबल करेंसी इज लिमिटेड। ये जो हुआ है ना एक्चुअली ड्यू टू द रशियन इन्वेशन ऑफ द यूक्रेन, क्योंकि आप देखिए कर्व देखिए, आप केवल लिखिए फेड इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकल चार्ट, तो जस्ट फरवरी 2022 पर जंप किया है आपका 7%, उस समय 0% था। तो वहाँ लोग लिखते नहीं है, बहुत कम लोग आर्टिकल लिखते हैं, क्योंकि अगर लोग जान जाए तो गाली देंगे गवर्नमेंट को। तो गाली तो दे ही रहे हैं गवर्नमेंट को कि यूक्रेन वॉर में सारे पैसे जा रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि रूस का जब्त कर लिया है 600 बिलियन डॉलर फॉरेक्स, इसीलिए बढ़ गया है, ये नहीं जानते लोग। राइट, चर्चा नहीं होती है। दैट्स राइट। हाँ, चर्चा नहीं करते, तब गाली देंगे क्यों जब्त किए हो तुम। राइट, वही कारण है। एक बात बताइए, व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, ज्वाइन किया था वहां पे, उसके बाद आप अमेरिका आके टेक्नोलॉजी में आ गए, ये परिवर्तन ये कैसे आया और क्यों हुआ? देखिए यूएस में भी मेरे पास पीएचडी की डिग्री इंजीनियरिंग में है। ओके। फिर मैंने इंजीनियरिंग 2 यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पर
रिसर्च किया, पेपर पब्लिश किया, फिर सॉफ्टवेयर में चला गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं सॉफ्टवेयर लिखता था रिसर्च के लिए। लेकिन बाद में फिर क्योंकि बचपन से मैं न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है करंट अफेयर्स का पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो है 4 न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर लेते थे, और जो थे 4 मैगजीन, न्यूज़ मैगजीन। मेरी आदत है पढ़ने की, अभी भी 14-15 न्यूज़पेपर मैं इंटरनेट पे पढ़ता हूँ। तो करंट अफेयर्स में जो है मुझे इंटरेस्ट है, तो इसीलिए जो है ये इतना ज्ञान है। आईएएस क्यों छोड़ा? उसका कारण क्या? इतना आईएएस इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन इंडिया। लोग या तो किस कारण से छोड़ा आपने? इतना ज्यादा करप्शन है ना कि अगर आप पॉलिटिशियन की नहीं मानेंगे तो आप जो है आपका लाइफ ठीक नहीं है। लेकिन कम से कम मेरा जो है ठीक कैडर मिला हुआ था, मोदी जी का स्टेट गुजरात मिला हुआ था। ओके, आपकी वहाँ पे थी। ओके, लेकिन मोदी जी लेट आए 2002 में, मेरा हुआ था 1885 में। ओके, 1985 यस। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नेतरहाट के मित्र थे जो महाराष्ट्र में थे, तो होम सेक्रेटरी बनकर रिटायर हुए, चीफ सेक्रेटरी बनने की उनकी उम्मीद थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और हम उनके ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि विभूति, जब महाराष्ट्र कैडर मिला था तो हम सोचे थे कि कहाँ बनवास हो गया, हम तो चाहते थे बिहार मिले, लेकिन महाराष्ट्र मिला। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत काम करने का अवसर मिला। सो बिहारी आईएएस ऑफिसर्स हैव बीन वेरी पॉपुलर फ्रॉम केरला टू गुजरात टू महाराष्ट्र। लेकिन जिस रिजाइन करने के पहले उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि महाराष्ट्र इज वर्स देन बिहार, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप तो ये सुने होंगे अभी वाला जो इतना वाजे कांड और ये सब कांड में जो है, पता नहीं आप इंटरेस्ट थे कि नहीं। चीफ सेक्रेटरी और वहाँ का जो था जेजीपी, सब फंसा हुआ था, तो बेसिकली आपको वो जो माहौल था आईएएस का वो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आप अपना पीएचडी करने आ गए। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं जानता हूं, पर व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो सुस्मित जी, बहुत खुशी हुई आप आए आज शो पे। एक चर्चा हुई इस बात की कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा नहीं थे। हमारे एक मित्र हैं, राजस्थान के हैं, वो तो उनको दुरात्मा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जब असलियत पता चलती है तब पता चलता है कि हमें कितना धोखा दिया गया है। और ये सब सारा कुछ लोगों को ये जानना चाहिए, ये कांग्रेस के रेजिम में हुई है। तो हम पे कुछ थोपा गया है। थैंक्स टू बने रहो मुन्ना भाई के नाम से पिक्चर थी, गांधीगिरी शब्द मशहूर हो गया। तो मेरा ये विचार है कि लोगों को आप जो भी डिसीजन लें थोड़ा जानने की कोशिश करें, बहकावे में आके डिसीजन ना लें। तो जो भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, because this is an explosive thing. Knowing from the British government records which have now been released, that's the research he has done. It's not a Congress Party handbook. So that's what is important for you to know. Dr. Susmit Kumar ji, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, और सत्य को जीतने के लिए और सत्य को जिताने के लिए आपको उठना पड़ेगा। अगर सत्य के लिए आप न लड़ेंगे तो सत्य व्यर्थ हो जाएगा। थैंक यू। थैंक्स।